भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, जो उनमें कौन नहीं शामिल है? तो गोविंद रनाडे। शामिल कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। 1916 के मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ मुस्लिम लीग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। देखिए, पहली बार कांग्रेस के विभाजन की बात करें तो 1907 में हुआ था पहली बार। और ये कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिले 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, जो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। उसी में दोनों मिल जाते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड लिथगो के समय में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था पवनार से। इसके प्रथम सत्याग्रही की बात कर लें तो विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो ब्रह्मदत्त थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था का नाम क्या था? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में राधाकांत देव ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की बात कर लें तो इसका स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया। साइमन कमीशन की गठन की बात करें तो इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है। इसने अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। इन्हें दादा भाई नौरोजी को वायुवृद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, वायुवृद्ध भी कहा जाता है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, इबादत खाना की स्थापना की बात करें तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुआ था, जो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? तो स्कंद गुप्त के समय में हुआ। स्कंद गुप्त कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में किया था। दहसाला बंदोबस्त की स्थापना अकबर द्वारा 1580 में किया गया। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में किया था। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक है? तो याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात करें तो 1867 में गोविंद रनाडे ने इसकी स्थापना किया था। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद में। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ठीक है। चार आश्रम का वर्णन जबालोपनिषद में मिलता है। यम और नचिकेता का जो बात हुआ था, उसका संवाद हुआ था, उसका उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। किसमें? कठोपनिषद में किया गया है। महावस्तु
महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से? तो महायान शाखा से है, महायान शाखा से। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस याद रखिएगा कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। अकबर द्वारा उपासना भवन का क्या नाम था? जो स्थापना किए थे अकबर, उसका नाम क्या था? इबादत खाना। इसकी स्थापना अकबर ने 1575 में किया था। दीवाने आम की बात करें तो इसको बनाया शाहजहां ने बनाया था। बुलंद दरवाजा की बात करें तो फतेहपुर सिकरी में अकबर ने गुजरात विजय के दौरान बनाया था। दीवाने खास शाहजहां ने बनाया था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में ही रहते थे। अकबर का निधन 1605 ईस्वी में डायरिया के कारण हो गया था। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल के बारे में वर्णन मिलता है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। कोयला के उत्पादन में अगर प्रथम देश की बात कर ले तो वो चीन है, और भारत में बात करें तो झारखंड है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो जिसमें समुद्र में के बारे में वर्णन है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाएं के मध्य दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। ठीक है। एरन अभिलेख में भानुगुप्त एरन अभिलेख के लेखक हैं और उसमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है। उत्तर से दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन है? तो याद रखिएगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्ना मिलाई पहाड़ियाँ। ठीक है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल के गोलाई कला से ये नदी निकलती है। ठीक है। दीन इलाही धर्म की स्थापना की बात करें अकबर ने, तो इसकी स्थापना 1582 में किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने? अकबर ने 1582 में। और इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने 1583 में किया था। एक बहुत प्रसिद्ध शासक हैं समुद्रगुप्त, जो अपने सिक्के पर खुद को बीना बजाते हुए अंकित किया है, समुद्रगुप्त। ठीक है। किस मृदा के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण वह अनुवर्पक हो जाती है? लेटेराइट। कौन? लेटेराइट। देखिए, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण की बात करें तो ये निछालन प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में अगर मिट्टी की बात करें तो वो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा। ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी की बात करें तो वो महाराष्ट्र में है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का रूप है। यानी बात ये सब सही है। देखिए, हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग बोला था और न्यूटन ने प्रकाश को कण बोला था। ठीक है। विनियोग विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 114 में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है। मीथेन गैस का जो सूत्र होता है CH4 होता है। मीथेन गैस कहाँ से जो निकलता है? तो याद रखिएगा, बायोगैस, गोबर गैस प्लांट से, ठीक है ना, इससे निकलता है। ठीक है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर विसरण की बात करें, स्कैटरिंग की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विसरण की बात करें तो लाल रंग का होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ठीक है। क्या होता है? 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है। किसका यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र Ml1T2 होता है। जैव सेल क्या है? तो याद रखिएगा, जैव सेल कोयला।
जैव कोयला क्या है? एक जैव सेल है, इसे आप सब सादी चट्टान भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कोयला के अगर प्रकार की बात करें तो कोयला 4 प्रकार के होता है मुख्य तरह से। अगर सबसे अच्छा कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइट हो गया, उसके बाद उसके बाद बिटुमेंस हो गया, उसके बाद लिग्नाइट हो गया, उसके बाद पीट। सबसे जो खराब कोयला होता है उसका नाम है पीट। क्या नाम है उसका? पीट। सबसे खराब कोयला पीट है, ठीक है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरेब्रम से है। किससे? सेरेब्रम से है, ठीक है ना। और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम ही होता है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उसका सेरेबेलम अनियंत्रित हो जाता है। प्यार, नफरत, भूख, प्यास, इसको बताता है कौन? तो हाइपोथैलेमस बताता है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिस। देखिए, जितने भी आर्कियोप्टेरिस, मानव शरीर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन, ठीक है। पारिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर को। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और विद्युत धारा को मापने में अमीटर का प्रयोग होता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये अनुच्छेद 352 में लगता है। अगर आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया उसकी बात करें तो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया है? जर्मनी से। देखिए, आपातकाल के दौरान हमारे कुछ मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, यानी अनुच्छेद 19 पूरा तरह से खत्म हो जाता है। मात्र 2 अनुच्छेद हम लोग को कभी समाप्त नहीं किया जाता है, अनुच्छेद 20 और 21। बाकी सब अनुच्छेद हम लोग को समाप्त कर दिया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्य कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्य 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो याद रखिए, भारत की संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। और संचित निधि की बात कर लें कि किस अनुच्छेद में है, तो संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। और आकस्मिक निधि की बात करें तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। जापान के संविधान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से बात करें तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी के संविधान से बात करें तो आपातकाल जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार का बात करें तो ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान किस भाग में उल्लेख किया है? तो भाग 20 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाषाओं का उल्लेख जो किया गया है 8वीं अनुसूची में किया गया। 8वीं अनुसूची में किस में किया गया है? भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मूल संविधान में जो भाषाएं की बात करें तो मात्र 14 थी और उस समय मूल संविधान में सूचियों की संख्या थी जो 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची, ठीक है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची लाया गया। 11वीं अनुसूची में बात कर लें तो ये पंचायती राज है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में आया, ठीक है। पहली बार 9वीं अनुसूची 1951 में पहली बार यही अनुसूची जुटा था, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग के गठन की अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने।
इन्हीं का देन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही शुरू हुई थी। ठीक है। कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति में प्याज और झींगा का अध्ययन मतलब किया जाता है। लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति में टमाटर और मांस। नीली क्रांति तो मछली। ठीक है, नीली क्रांति मछली। गोल्डन क्रांति की बात करें तो बागवानी के बारे में इसमें दिया गया है। किन दो संस्थान को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसमें दो है, एक है IMF और विश्व बैंक। ये दोनों को 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पर 1945 में इसकी स्थापना हुआ था और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, अभी वर्तमान में IMF में कुल सदस्य की बात कर लें तो कुल सदस्य का है 190 सदस्य और 109वां सदस्य की बात करें तो अंडोरा है। विश्व बैंक में कुल अभी सदस्य की बात करें तो 189 है, 189। ठीक है, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था RBI का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अगर RBI की स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1934 के RBI एक्ट के तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था RBI का। शुरुआत में इसका अगर हेडक्वार्टर की बात कर ले तो मुंबई था। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर, शुरुआत में अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कलकत्ता में था। ठीक है, और 1937 में 2 साल के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में RBI के गवर्नर की बात कर लें तो RBI के गवर्नर अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो BD सावरकर का। ठीक है ना, अभिनव भारत की शुरुआत BD सावरकर ने ही 1904 में किया था। 1904 में किया था। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत में कैसा आयकर है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोकप्रिय लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में यक्षगान है, ठीक है। केरल में कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी ओडिशा के है। ठीक है, अगर मणिपुर की बात कर लें तो मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मलखम्ब से। देखिए, भवानी देवी जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनका संबंध तलवारबाजी से है। ठीक है, निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल। देखिए, कुछ बहुत बड़े संत हुए, उनका संबंध देखिए, जैसे नामदेव हो गए, नामदेव, रामदास, तुकाराम, ये सब महाराष्ट्र के संत हैं। ठीक है, द्रैकामा नामक सिक्का किसने चलाया था? ठीक है, द ग्रीक ने चलाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए इल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे खादर कहते हैं। याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। ठीक है, बांगर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, और सब भारत में सबसे ज़्यादा एरिया पर अगर मिट्टी की बात कर ले तो वो जलोढ़ मिट्टी ही है। ठीक है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर बैंकिंग से सी रंगराजन की बात कर ले, सी रंगराजन एक समिति है, उसका जो मतलब संबंध है बैंकिंग सुधार से ही है। ठीक है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा, अर्नॉल्ड टॉयम्बी। देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की बात करें तो 1688 में हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में। ठीक है ना, सूती वस्त्र के लिए हुआ था। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी से
प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी एक कब्र में 3-3 मानव को दफनाया गया था। कहाँ? दमदमा। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। ठीक है। मानव के साथ कुत्तों को दफनाया गया है, तो कहाँ दफनाया गया है? मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगा से। जुता हुआ खेत। अब कालीबंगा है कहाँ? तो याद रखिए कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां। ठीक है ना। नकाशीदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। ठीक है ना। कालीबंगन है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। शवों को दफनाने की प्रथा, याद रखिएगा, शवों को दफनाया जो जाता था, हड़प्पा में दफनाया जाता था, और शवों को जलाने की प्रथा थी मोहनजोदड़ो में, शवों को जलाया जाता था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मिट्टी द्वारा निर्मित हाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। ठीक है ना। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। शैलकीर्त स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, उसका नाम है धौलावीरा। ठीक है ना। कृषि का प्रथम साक्ष्य की बात करें तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्ति हुआ था कोल्डी हवा। यूपी में पड़ता है कोल्डी हवा। कहाँ? यूपी में। ठीक है। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखिएगा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में होता है। ऐसे याद रखिएगा आग पूरा जला देता है, लेकिन आग का अगर प्रयोग की बात करें तो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ है, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार, कृषि, सबका आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम जौ था। ठीक है ना। अगर दूसरा अनाज की बात करें तो गेहूं था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। ठीक है ना। इसी का मतलब, और अगर प्रथम औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी था। प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल एवं सुतकोदता। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो याद रखिएगा किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये पहला सेट था। आज कुछ कमियां रह सकती है। ठीक है। धीरे धीरे इसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है। आप लोग इसे जरूर देखिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट सेट आपको कल मिलेगा।